हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ते ही कल हम लोगों ने फलन के बारे में सीखा था। फंक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। रेंज जाना था, डोमेन जाना था, कोडोमेन जाना था, प्रांत, सह प्रांत, परिसर, जिसे प्रास भी कहते हैं। फलन का परिभाषित, फलन क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी, जानी थी। लेकिन कुछ और बातें अभी हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम लोग सीखते हैं फलनों के प्रकार के बारे में। चलिए, फलनों के प्रकार के बारे में जानने से पहले कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर। जैसे अभी कल हम लोगों ने देखा कि फलन जो है, फलन जो भी हमने आपको सिखाया वो सेट को लेकर के लिखता है। दो सेट लिए एक्स और वाई, और उसको उदाहरण देकर के अलग अलग परिस्थितियों में फलन बताया, उसके डोमेन के बारे में बताया, उसके कोडोमेन के बारे में बताया। तो लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यदि केवल फलन दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, और आपसे पूछता है उसके डोमेन के बारे में पूछता है, वो नहीं लिखा हुआ कि एफ एक्स वाई है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करता कि एफ एक्स वाई, बात ही नहीं करता। केवल उसने कहा कि यह फलन है और इसके डोमेन के बारे में। जब कोई फंक्शन डिफाइंड होता है, डिफाइंड मतलब परिभाषित, परिभाषित का मतलब क्या है अभी आप समझ जाएंगे। तो जब कोई फंक्शन किसी, जैसे जब आप देखा कि एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई, तो आपको तुरंत ये पता लग जाता है कि एक्स डोमेन है और वाई कोडोमेन है, और रेंज हम बाद में निकाल देंगे। लेकिन जैसे सवाल आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1, अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है, तो बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे यहां पर आपको समझ में आ गया कि f इज फ्रॉम x टू y, तो जब f फ्रॉम x टू y है तो आपने फट से बोल दिया कि x डोमेन है और y कोडोमेन। लेकिन यहां पर कह रहा है कि fx इज इक्वल टू 1/x-1। इट मींस दैट ये कहता है कि यह x का इस प्रकार का फलन है कि अगर x पर लगता है तो 1/x-1 दे देता है। क्लियर हुआ कि नहीं? बात नहीं है। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। ध्यान से सुनिए मतलब, जब इस तरह के सवाल आएंगे तो इसमें आपको केवल डोमेन और रेंज पूछेगा, कोडोमेन नहीं पूछेगा, क्योंकि आप इसके कोडोमेन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। किसके किसके बारे में चर्चा कर सकते हैं? डोमेन और रेंज के बारे में। अब आइए हम इस पर चर्चा करने से पहले कुछ और बातें जानते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर आप माने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को माने, तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें अंडर रूट इरेशनल भी नंबर भी आता है, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी आते हैं, वास्तविक मतलब जितनी प्रकार की संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितने प्रकार की संख्याएं हैं, चाहे वो आप पूर्णांक जानते हो, चाहे परिमेय संख्याएं जानते हो, चाहे अपरिमेय संख्याएं जानते हो, जो भी जानते हो, सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और डोमेन के बारे में पूछेगा, तो आप हमेशा आपके दिमाग में कल्पना जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि जो है हम वो डोमेन को जो रिलेट करेंगे, आप किससे रिलेट करेंगे? वास्तविक संख्याओं के सेट से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो अभी कल हमने आपको बताया कि अगर फंक्शन f फ्रॉम x टू y है तो x उसका डोमेन होगा। लेकिन अगर हम व्यापक परिभाषा इसकी दें, अगर हम इसको व्यापक रूप से कहें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी फलन का डोमेन क्या है,
तो इट मीन्स दैट आप बोलोगे सरल भाषा में कि किसी फलन का जो डोमेन होता है, किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है, वो सेट है जहां पर वो ऐसे नंबर्स का सेट है जहां पर फलन परिभाषित होता है, जहां पर फलन परिभाषित है, द सेट ऑफ ऑल दैट नंबर्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। इसका मतलब फलन जहां पर परिभाषित होता है, उस सभी नंबरों का जो सेट है वो उस फलन का क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। अब इतनी बात हमने चर्चा की, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। खैर फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको बताए गए थे, लेकिन फिर से मैं सोचता हूँ कि रिवाइज कर दूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, यहाँ इस पर ध्यान लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए आप, +2 रखिए, -2 रखिए, 3 लिखिए, 5 रखिए, कुछ भी रखिए, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे आपको fx की वैल्यू मिलती जाएगी। √2 रख दीजिए, एक्स की जगह पर √2 रखेंगे, 1/√2 -1 मिलेगा। मिलेगा कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? डजंट मैटर, लेकिन कुछ वैल्यू मिलेगा। यानी सारी वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो है fx का मान प्राप्त होता है। लेकिन यदि एक्स की यहां पर 1 रख दें, एक्स यहां पर क्या रख दें? 1 रख दें, तो यहां पर 1/1 -1 हो जाएगा, और 1/0 दैट इज क्या? नॉट डिफाइंड। इसे आप क्या कहते हो? अपरिभाषित। अपनी भाषा में जिसे आप क्या बोलते हो? अनंत। तो देखा बच्चों, देखा क्या देखा? आपने देखा कि x बराबर 1 रखने पर फलन परिभाषित नहीं है, अर्थात ये जो फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि x का कोई भी मान रखेंगे आपको फलन का मान प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही आप x का मान रखते हो, किसमें? x का मान 1 रखते हो, वैसे ही फलन अपरिभाषित हो जाता है। इसका मतलब फलन का मान, x का मान कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा? इसका प्रांत हो जाएगा r-1। सारी वास्तविक संख्याओं में से एक को निकाल देगा। ये बात सुना है? इसका प्रांत क्या हो गया? r-1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम और उदाहरण लेते हैं, अभी हम और चर्चा करेंगे। अभी हम लोग आज ये सब बात सीख लेंगे, फिर फलन के प्रकार में पहुंचते हैं। चलिए, प्रांत अगर इसका रेंज कहता है, परिसर, तो अगर आप परिसर कहता है, परिसर निकालने के लिए, तो जो फलन है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बातें आप करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें सीखनी है, समझनी है, इसलिए यहाँ पर सीखते चलेंगे, और जब सीखते चलेंगे तो काम आपको मिलेगा। परिसर या प्रास निकालना, तो अगर परिसर या प्रास निकालना है तो सबसे पहले आप fx बराबर किसकी मान लेंगे? तो y मान लेंगे कि fx इक्वल है y के इक्वल है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? और जब fx इक्वल टू y मान लेंगे तो fx y को x के पदों में व्यक्त करेंगे। y x की वैल्यू कितनी है? सॉरी, fx की वैल्यू कितनी है? 1/x-1, तो देयरफॉर ये हो गया 1/x-1, और ये इक्वल टू किसको हो गया? y। अब क्या करेंगे? x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। किसके पदों में व्यक्त करेंगे? x को y के पदों में व्यक्त करेंगे। तो जब x को y के पदों में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? xy माइनस 1। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? देयरफॉर ये माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई, x
इक्वल टू y प्लस 1r1। अब इस पर चर्चा की, जब ये हो यानी x अब किसका फलन बन गया, y का फलन बन गया। अब यहां पर आप देखिए, क्या देखिए, यहां पर आप देखिए कि y के हर मान के लिए x का मान प्राप्त होगा, लेकिन y इज इक्वल टू 0 के लिए ये परिभाषित नहीं होगा। y इज इक्वल टू 0 के लिए परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि जैसे y 0 रखेंगे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। y कोई वैल्यू है, प्लस में रखिए, माइनस में रखिए, अंडर रूट 2 में कुछ भी रखिए, सभी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन y इज इक्वल टू जैसे ही 0 रखोगे क्या मिलेगा आपको, y प्लस 1/0 हो जाएगा। y का 0 रखोगे तो 0 प्लस 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका रेंज r होगा और r में से 0 को क्या करेंगे, निकाल देंगे, यानी r माइनस 0 हो गया। तो तरीका समझ में आ गया कि रेंज कैसे निकालना है और डोमेन कैसे निकालना है। अभी एक सवाल हमने बताया है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग बातें होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि fx इक्वल टू किसके दिया हुआ है, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन, ये पुरानी बात है, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। तो अब जैसे ये दिया हुआ है आपसे कि ये इसका डोमेन क्या होगा, तो आपको पता है कि ये फलन कब परिभाषित होगा, इस फलन का मान कब मिलेगा, जब अंदर का जो वैल्यू है वो निगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो या 0 हो। क्योंकि अगर अंडर रूट में -5 हो जाएगा तो वो वास्तविक संख्या रह गई क्या, वो वास्तविक संख्या नहीं रह गई, बल्कि वो कैसी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। और यहां पर हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कोई फलन इस तरह से परिभाषित है तो इसके अंदर का जो पद है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है। तो यहां से लिखेंगे आप इसके डोमेन के लिए आप लिखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फलन fx परिभाषित है, fx परिभाषित है यदि 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हो कि 25 प्लस एक्स को आप माइनस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर कर दिया इसका, 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इसके बारे में आप अब कैसे निकालें। तो अगर x प्लस 5 को हर एक संख्या रेखा चल रही है, सपोज 0 हो जाए, अगर x प्लस 5 को 0 के इक्वल करें तो आपको क्या मिलेगा, -5, तो ये हो गया आपका -5 यहां पर मान लीजिए। और अगर 5 माइनस एक्स को 0 करेंगे तो आपको +5 मिलेगा, यहां पर समझ नहीं है। पहले इसको, अब मैं इसकी वैल्यू, इसकी कंडीशन को निकालना चाह रहा हूं कि 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स अगर 0 से बड़ा है, फलन कब परिभाषित है, फलन तभी परिभाषित होगा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। क्लियर हुआ। और हमने क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो फलन परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस दोनों इस इनइक्वालिटी से, इस असमीका से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम 5 प्लस एक्स को 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0 अलग से समझने के लिए बता रहा हूं, अलग समझिए। तो 5 प्लस एक्स इक्वल टू 0 कर दें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, क्या मिलेगा। और इसी तरह से अगर 5 माइनस एक्स को हम 0 के इक्वल कर दें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, जी। तो ये संख्या रेखा पर 0 हो गया, ये -5 हो गया, +5। तो 0 तो छोड़ ही नहीं, कैसे
कैसे हो? अब 3 कंडीशन होंगी। x की वैल्यू या तो -5 से कम हो, x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में हो और x की वैल्यू 5 से ज्यादा। 3 कंडीशन, 3 पार्ट में हो गया। संख्या रेखा क्या पार्ट में हो गई? 3 पार्ट। बड़ी सी संख्या रेखा हो गई, एक पार्ट ये हो गया, एक बीच वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो पहले हम इस पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि x की वैल्यू -5 से कम हो। अब देखिए समझ में आ जाएगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू -5 से कम हम कुछ ले लें। मान लिया -5 से कम कितना ले लें? -6 ले। तो हम x की वैल्यू में ले लिया -6। अब अगर हम x की वैल्यू यहां पर -6 रख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 5 प्लस x यहां पर हम -6 रखेंगे इंटू 5 और x यहां पर -6 रखेंगे तो क्या मिलेगा? +6 मिलेगा। 5 - 6 कितना हो गया? -1। 5 + 6 कितना हो गया? 11। कितना है? -11। और -11 0 से छोटा है। और जबकि यहां पर आपको क्या चाहिए? 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा या बराबर चाहिए। और यहां पर क्या है? 0 से छोटा आ गया, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी x की वैल्यू -5 से कम नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ गई? नहीं आ गई? x की वैल्यू -5 से कम नहीं हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू अगर -5 से रख रहे हैं, मान लीजिए बिना रख के यहीं पर रख दीजिए। -5 से कितना कम? -6 रख दीजिए। -6 रखेंगे तो -6 से 36 हो जाएगा। 25 में 36 जाएगा, कितना मिलेगा? -11 मिलेगा, जो 0 से क्या है? छोटा है। क्योंकि हमको यहाँ पर तभी परिभाषित होगा जब इसका मान 0 से बड़ा हो। यानी इससे हमें यह प्राप्त हुआ कि x की वैल्यू -5 से इधर नहीं है। और हमने क्या बताया? ये तो बताया है कि जिसके लिए फलन है x का वह मान जिसके लिए फलन परिभाषित होगा वही उसके डोमेन में आएगा। तो x का मान -5 से कम रखने पर फलन परिभाषित नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मान 0 से कम आ रहा है, अर्थात ये इसके डोमेन में नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब हम x की वैल्यू -5 से +5 के बीच में रखेंगे। तो x की वैल्यू जब हम -5 से +5 के बीच में रखेंगे तो मान लीजिए कितना कुछ भी रख दीजिए। -5 से +5 के बीच में कितना है? 2 रख दीजिए सपोज की। तो अगर यहाँ पर 2 रख दीजिए, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 24 5 में से 4 को हटाएंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा, जो 0 से क्या है? बड़ा है कि नहीं? जी हाँ, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव आप मिला कि नहीं मिला? 0 से इक्वल नहीं है, लेकिन पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर पॉजिटिव वाली बात हो रही है, या तो बड़ा या तो बराबर। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है कि ये हमको चाहिए, यानी x की जो वैल्यू है वो -5 से +5 तक हो सकती है, और -5 और +5 भी हो सकती है। क्योंकि अगर -5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -5 का वर्ग क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। 25 में से 25 को हटाएंगे 0 के इक्वल हो जाएगा। ट्रेन जा रही है थोड़ा सा। तो ये हो गया -5 से 5, इसकी बात हो गई। x की वैल्यू -5 से 5 तक होगी। अब फिर 5 से हमें जाएंगे, 5 से थोड़ा ज्यादा, तो 5 से थोड़ा ज्यादा क्या ले लें? 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, कुछ भी ले लें। मान लें 7 ले लें, अब ज्यादा 7 है कि नहीं? 7 अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। तो 7 का स्क्वायर जब 49 हुआ तो 25 में से अगर आप 49 को हटाएं तो कितना मिलेगा? -24 मिलेगा। और ये 0 से छोटा हो गया। ये 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? तो 0 से छोटा हमको चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो 0 से छोटा नहीं चाहिए, यानी फिगर की बात हो गई, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू ना -5 से छोटी हो सकती है और ना ही +5 से बड़ी हो सकती है। पास में आ गया नहीं आ गया? ये समझ आ रहा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ से आपको जो उत्तर मिला, जो आंसर मिला, वो क्या मिला? जायज है x जो बिलोंग करता है वो क्लोज इंटरवल -5 से +5 के बीच में होगा। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया है? आपको बताया चुका है। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया गया है? क्लोज इंटरवल क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -5 और +5 के इक्वल हो सकती है। प्यारे बच्चों, अगर इसी सवाल को सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर कर दिया जाए, थोड़ा सा
यहाँ पर देखिए क्लोजिंग क्यों लगाया गया है, क्योंकि x की वैल्यू -5 और +5 के सेम होगी। सपोज कीजिए यही सवाल ऐसे दिया हुआ है fx = 1/25 x², ऐसे दिया हुआ है और अब आपसे पूछता है कि बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा। तो क्या है बच्चों, अंडर रूट में है, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट में इसकी वैल्यू तभी मिलेगी जब 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। क्लियर? पॉजिटिव होगा तब इसकी वैल्यू मिलेगी, लेकिन फिर हम देखेंगे कि इसका मतलब हमने देखा कि ये तभी परिभाषित है जब 25 - x² > 0 हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/0 की जो वैल्यू है अनडिफाइंड हो जाएगी, अर्थात इसमें से हमने क्या किया, 0 क्या कर दिया, हटा दिया। अर्थात देखिए कंडीशन बदल गया, थोड़ा सा कंडीशन बदल गया, यहाँ पर भी कंडीशन बदल गया। 25 - x² क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस स्थिति में इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x की जो वैल्यू है वो -5 से +5 के बीच में होगी, लेकिन -5 और +5 नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर कौन सा इंटरवल लगाया गया, ओपन इंटरवल लगाया गया। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, आपको बताया जा चुका है, अभी बताया है मैंने। अब इसमें भी आप fx बराबर क्या मानिए, y मानिए, और fx बराबर y मानने के बाद क्या कीजिए, y को x को y के पदों में व्यक्त कीजिए, जो वैल्यू मिल जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गई बात, डोमेन कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालना है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग उन चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनके बारे में हमने कल बात की थी, और वो है फलनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन या फलनों के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, फलन जो है एकाकी होगा या बहुएकी। पहली बात, दो बातें क्वेश्चन में आएंगी। पहला क्वेश्चन उठेगा, आपके दिमाग में अगर कोई पूछता है कि फलन कैसा है, तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये पूछिएगा, एकाकी है या बहुएकी। और दूसरा जो पार्ट निकल करके आएगा, ठीक है ना, जो दूसरी बात होगी वो इस तरह से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आएगा और बेहतर ढंग से कि एकाकी और दूसरा बहुएकी। और फलन या तो अंतःक्षेपी होगा, जिसे अंतःक्षेपी कहते हैं, और या तो आच्छादक होगा। पहले आच्छादक लिख देते हैं, और फिर अंतःक्षेपी या अंतर्क्षेपी। इस तरह से एकाक का मतलब होता है, एकाक को अंग्रेजी में बोलते हैं 1-1। इस शब्द से ही पता चल रहा है, एक धन एक, एकाक। क्लियर? ये एकाक हो गया। बहुएक का मतलब हो गया मेनी वन।
इंटू 20। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला, फलन एकाएक है या बहुएक? पहला क्वेश्चन, फलन एकाएक है या बहुएक है? दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि फलन आच्छादक है या अंताक्षेपी? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो फलन दिया रहेगा, फलन के प्रकार समझ आ रहे हैं ना, एकाएक, बहुएक, आच्छादक, अंताक्षेपी। अभी और बातें हो रही है। क्वेश्चन क्या उठेगा? एकाएक है कि बहुएक है? दूसरा क्वेश्चन उठेगा आच्छादक है कि अंताक्षेपी? अब इतनी बात हो गई, और क्या क्वेश्चन होता है? एकाएक है, आच्छादक भी है, या एकाएक है, अंताक्षेपी भी है? बहुएक है, आच्छादक भी है, और बहुएक है, अंताक्षेपी भी है। यानी कितने पार हो गए? 4। कैसे? एकाएक भी हो और आच्छादक भी हो, एकाएक भी हो और अंताक्षेपी भी हो, बहुएक हो, आच्छादक भी हो, और बहुएक हो, अंताक्षेपी भी हो। यानी एक ही फलन के बारे में कई क्वेश्चन चर्चा की जा सकती है। पहला, बहुएकी है या एकाएकी है? दूसरा, अंताक्षेपी है या आच्छादक है? या सीधे एकाएकी आच्छादक है या एकाएकी अंताक्षेपी है, या बहुएक आच्छादक है या बहुएक अंताक्षेपी है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हम इन सारे फलनों के प्रकार के बारे में अगले क्षेत्र में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज शुरू करके, अगर आज पूरा शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, समय ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कल के क्लास में इसको पूरी तरह से शुरू करें, समझाएं। जो बातें आज मैंने आपको सिखाई हैं फर्स्ट ईयर की है, लेकिन जरूरत था, मैंने आपको कहा कि ताकि 2 दिन जो चैप्टर्स, जो 2 दिन के टॉपिक्स बताए गए हैं फर्स्ट ईयर के थे, लेकिन मैं इसलिए बताया ताकि आप उन चीजों से जुड़ सकें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था या सोचा था कि सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, वो पढ़ लें। बस आज इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।